नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक काल के आधार पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो प्रश्न कहीं और नहीं मिलेंगे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है। और इस वीडियो को हम कह रहे हैं कि यह प्रश्न उत्तर मैराथन है, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न हैं और ऐसे ही हम और भी बहुत सारी वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो साथियों, ये वीडियो का भाग 1 है, तो इसको आप प्यार ज़रूर देना। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं पढ़ना। हमारे पास साथियों सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना को देखकर किसने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी उन्हें। तो साथियों, सही उत्तर हम टिक लगाएंगे, सीधा विकल्प नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो की जो लंबाई है ज़्यादा ना हो जाए। तो सीधा उत्तर बताते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो साथियों, दूसरा प्रश्न, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी के किस पुस्तक से पंक्तियाँ ली गई हैं। तो साथियों बता देता हूँ, भारत भारती, जो उनका देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य कृति है, उसी में से जो पंक्तियाँ ली गई हैं। तो साथियों, होमवर्क के रूप में आप लिख लीजिए कि साकेत, ये प्रश्न अभी आपने उत्तर के रूप में हमें लिख कर बताना है। तो उत्तर ज़रूर इसका दीजिएगा इस प्रश्न का कि साकेत महाकाव्य, इसका आपने बताना है कि इसका रचना काल मतलब किस किस वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष हुआ, और आपने ये भी बताना है कि इसके कुल कितने सर्ग हैं। ठीक है जी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो साथियों, आपके समक्ष तीसरा प्रश्न है, ये भी पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह पंक्ति किसकी है। हम क्या थे क्या हो गए, ये पंक्ति किसकी है। सीधा उत्तर लिखाऊंगा, उत्तर पर टिक लगाएंगे सीधा। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, हम क्या थे क्या हो गए। आगे प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है चतुर्थ प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना। तो साथियों, ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। अभी होमवर्क के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्रश्न वो है कि यह पंक्तियां किस कविता से माखनलाल चतुर्वेदी की ली गई हैं। ठीक है, कौन सी कविता है जिससे ये ली गई हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। पांचवा प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ जुब को लगा दो तुम अपने जौवन का ईंधन। तो पांचवा विकल्प जहाँ पर चिन्ह डाल दिया है मैंने वो गलत है। तो साथियों, सही उत्तर आपको बता देता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न के विकल्प दो नीचे थे, ठीक है, ज़रा दूर थे, तो इसलिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है। तो देख लीजिए, प्रश्न है छठा प्रश्न, प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल 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 पलटती भेष, क्षणिक शिव क्षणिक छवि सिन शिन धारती। तो ये किसकी पंक्तियां हैं साथियों, आपको बता देता हूँ। ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक जी की। ठीक है, अभी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि श्रीधर पाठक को किसने खड़ी बोली का सबसे पहला कवि माना है। ठीक है जी, ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी हाँ साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्या है प्रश्न, पूजा फूल कानन कुसुम और शैल वाला किनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो साथियों, सीधा बता देते हैं, मुक्कड़धर पांडे की ये पंक्तियाँ, माफ़ करिएगा, ये काव्य कृतियाँ हैं। आगे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वन विहंगम दलित कुसुम आश्वासन किनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं कि वो है रूप नारायण पांडे। याद कर लीजिए, रूप नारायण पांडे द्विवेदी काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप, और भी हम वीडियो लाएंगे तो इनके बारे में ज़रूर बताने का प्रयत्न करेंगे। अगले प्रश्न में नौवां प्रश्न है साथियों, किसने छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान कहा है। छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान, साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सही उत्तर है साथियों वो हम पढ़ लेते हैं। सही उत्तर आएगा जहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अभिव्यंजना का नूतन विधान कहा है छायावाद को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी हाँ, 10वां प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद के संबंध में यह विचार किसके हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये किसके विचार हैं।
सही उत्तर आएगा साथियों जहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति, माफ़ करेगा, ये जयशंकर प्रसाद की ही विचार हैं। ठीक है, ये विचार जयशंकर प्रसाद के हैं छायावाद के संबंध में। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है 11वां, किसने छायावाद को भ्रामक तथ्य मानकर खारिज कर दिया कि ये बेकार का ही एक बात है? तो साथियों बता दें कि रामचंद्र शुक्ल ने खारिज किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई पंथ को मानता है, कोई प्रसाद को मानता है, लेकिन बता दें आपको कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा वीडियो को स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते ताकि आपको पूरा दिखाई दे। 13वां प्रश्न है, प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने भी किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है? किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है साथियों? क्या लग रहा है आपको, किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो साथियों आपको बता दें, जो छायावाद का प्रवर्तक माना है वो माना है माखनलाल चतुर्वेदी को। ध्यान रखिएगा, प्रभाकर माचवे, ठीक है, प्रभाकर माचवे भी बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं, और विनय मोहन शर्मा भी, तो दोनों ने मिलकर छायावाद का प्रवर्तक माना है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर आ गए हैं अभी हम। तो प्रश्न है कि कलाधार, माफ़ करिएगा कलाधर किसका उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का है साथियों, याद रखिएगा ये भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इस युग की कविता, प्रश्न है इस युग की कविता सपनों में नहीं पच सकती, सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति किस काल के लिए थी? तो 4 कालों के नाम दिए गए हैं। ये प्रगतिवाद के लिए उन्होंने कहा था कि इस युग की कविता सपनों में नहीं पच सकती। जिस प्रकार के छायावादी कवि सपनों जैसी दुनिया लेकर आए थे, वो प्रगतिवाद में बिल्कुल सच्चाई के रूप में बदल गई। ठीक है साथियों, तो आगे प्रश्न में चलते हैं साथियों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? साथियों ये तो बच्चों को प्रश्न आता होगा, जो भी हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि स्थान कौन सा था जहां पर ये स्थापना हुई। स्थान मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको साथियों, जब आप खुद से भी तैयारी करोगे ना, खुद भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के प्रयत्न करोगे, जब देने का प्रयत्न करोगे उत्तर स्वयं, तो आपकी भी स्वयं से तैयारी होती रहेगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हमें मिलकर ये तैयारी करनी है और मिलकर कामयाब होना है। ठीक है साथियों, खुद भी प्रश्न ढूंढें, हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसे वीडियो को तो आप देखें ही, उत्तर आप भी इसके लिख लीजिए, लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो खुद भी आप इनके उत्तर जो है, जो हम प्रश्न दे रहे हैं उसके आप उत्तर ढूंढिए। ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की? पीछे क्या था, कब हुई, अब क्या है किसने की? तो प्रेमचंद ने की थी साथियों। अभी स्थान आपने बताना है, पिछले प्रश्न में मैंने बताया, तो प्रश्न में पूछा था आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए और उत्तर लिखिए। 18वां प्रश्न, पंत की ज्योत्सना और जुगवाणी काव्य रचना किस विचारधारा की हैं? तो साथियों बता दें कि ये प्रगतिवादी विचारधारा की रचनाएं हैं, ज्योत्सना और जुगवाणी। अगला प्रश्न है साथियों, इसको पढ़ लेते हैं, हे मेरी तुम काव्य कृति किसकी है? तो साथियों ये केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य कृति है साथियों। लेकिन एक बार और बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कि किस पुस्तक के लिए, किस पुस्तक के लिए, किस काव्य कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, आप हमें जाकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 20वां प्रश्न साथियों आज का हमारा, इसको पढ़ लेते हैं। 20वें प्रश्न में पूछा गया है, प्रयोगवाद के बाद नई कविता, प्रयोगवाद के बाद नई कविता आया, ठीक है, नई कविता नाम किसने दिया? तो साथियों ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों आपको बता दूं इसका उत्तर है अज्ञेय। नई कविता जब प्रयोगवाद के बाद आया 1953 में, तो उसका नामकरण, नई कविता नामकरण जो है अज्ञेय नहीं किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चक्रव्यूह आत्मयजी, ये किसकी काव्य कृतियाँ हैं? चक्रव्यूह आत्मयजी, आत्मयजी तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कथा पौराणिक आधार पर है। तो साथियों ये कुंवर नारायण जी की कविता है। ठीक है साथियों, कुंवर नारायण। अभी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आत्मजजी के कोई 2 पात्र
के नाम लेकर बताने हैं। ठीक है, कोई दो पात्र, जो होमवर्क दे रहा हूँ साथियों में, साथ में आपने कमेंट सेक्शन में जाके उत्तर जरूर ढूंढने हैं, ढूंढ कर उत्तर लिखें, चाहे आते हैं तब भी लिखें, लेकिन इससे क्या होता है, तैयारी होती रहती है आपकी भी। ठीक है साथियों, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वें प्रश्न पे, इनमें से कौन सी प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता पढ़ना बहुत जरूरी है, चारों विकल्प पढ़ेंगे। घोर वैयक्तिक आत्मनिष्ठता, ये तो थी, विशेषता थी प्रयोगवाद की। आगे था अति बौद्धिकता, अति बौद्धिकता ये भी थी। प्राचीन परंपरा व रूढ़ियों के प्रति विरोध, विद्रोह, ये भी था। और जो विशेषता नहीं थी वो था चौथा, वेदों का अनुसरण नहीं था इसमें, हालांकि तो इसमें तो कहा गया प्राचीन परंपरा व रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, तो वेदों का तो अनुसरण प्राचीन रूढ़ियों में आ जाएगा। तो साथियों ये बिल्कुल नहीं था, ये विशेषता बिल्कुल नहीं थी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये वाले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये काव्य रचनाएं किसकी हैं? तो किसकी हैं साथियों? बहुत आसान है ये, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ने ही ये काव्य कृतियाँ लिखी हैं। लेकिन साथियों होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ काम आपको, धर्मवीर भारती ने जो अंधा जुग लिखा नाटक, गीति नाट्य, उसमें कुल कितने अंक हैं? कितने अंक हैं, कितने भागों में वह नाटक विभाजित है? तो हमें आप ज़रूर जाकर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं कि खुद भी प्रश्न आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर उनके उत्तर लिखें। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को मेरा समर्पित एकांत। ठीक है, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को मेरा समर्पित एकांत आदि किनकी काव्य कृतियाँ हैं? साथियों बहुत आसान प्रश्न है ये। तो साथियों आपको बता दूं, ये काव्य पंक्ति जो है वो नरेश मेहता की हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। डॉक्टर बच्चन ने आधुनिक काल के किस काल के गद्य को हंसमुख गद्य की संज्ञा दी है? तो साथियों भारतेंदु युग के गद्य को उन्होंने हंसमुख गद्य की संज्ञा दी, याद रखिएगा। 26वें प्रश्न पर आ चुके हैं। 26वां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया? तो साथियों 33 वर्षों तक उन्होंने इसका कार्यभार संभाला था, फिर उसके बाद ये पत्रिका बंद हो गई थी। 27वां प्रश्न है साथियों, 27वां प्रश्न इसको पढ़ लेते हैं जी। जीर्ण जनपद किसका प्रबंध काव्य है? जीर्ण जनपद, तो साथियों दो विकल्प नीचे हैं लेकिन उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीर्ण जनपद जो प्रबंध काव्य है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, उपाध्याय भी नाम इनका जोड़ा जाता है साथ में। तो साथ ही बद्री नारायण जहाँ पर लिख दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो बद्री नारायण आना है। ठीक है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पर भी हमने 5 विकल्प चिन्ह डाल दिए थे, तो कोई बात नहीं। 28वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये वे रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए ये विचार प्रस्तुत किए थे अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में? तो साथियों बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भद्र फिर से जहाँ पर लिख दिया है, गलती हमारी है, मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो आप बड़ी की मात्रा के हिसाब से याद करिएगा। अगला 29वां प्रश्न, भारत सौभाग्य नाटक किसका है? भारत सौभाग्य, बार बार बोल रहा हूँ, इतना आसान प्रश्न है साथियों, जे भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, बिहारी सतसई के आधार पर किसने लिखी बिहारी बिहार पुस्तक? एक प्रकार की टीका कह सकते हैं इसको। तो किसने लिखी, आपको बता दूं साथियों कि ये लिखी थी अंबिका दत्त व्यास जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास जी बहुत अच्छे मज़े हुए लेखक हैं वो भी भारतेंदु युग के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31वां प्रश्न है, अंबिका दत्त ने सन 1884 ईस्वी में वैष्णव पत्रिका नाम से जो पत्र निकाला था उसको बाद में क्या नाम डाला, उसका क्या नाम दे दिया था? तो साथियों बाद में उन्होंने पीयूष प्रभा नाम दिया था। ठीक है, 1884 में वैष्णव पत्रिका उनका आरंभ, इस पत्रिका का आरंभिक नाम था। ठीक है साथियों, आगे प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राज्य पर्यंत मनुष्य, भिक्षुक से लेकर माफ करिएगा राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत पृथ्वी सभी पर कविता हो सकती है, ये किसका विचार है? साथियों ये विचार है महावीर प्रसाद कविता जी, माफ करिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
ठीक है जी। कविता के संबंध में जो उन्होंने लिखा है कि हर विषय पर जो विषय समाज से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, कीड़ों तक, जानवरों तक से भी संबंधित है जो विषय, अगर उनके हित की बात हो रही है तो उस पर भी कविता हो सकती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न हालांकि हमने किसी और वीडियो में भी आपसे साझा किया है, लेकिन इस वीडियो में भी कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 33वां प्रश्न है साथियों। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि छंद रचना मुख्य नहीं, मुख्य है कविता, और कविता सरस होनी चाहिए। तो ये किसके विचार हैं साथियों? तो साथियों ये प्रश्न 33वें प्रश्न का जो उत्तर है वह आएगा ऑप्शन चौथा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा छंद रचना मुख्य नहीं, मुख्य है कविता, और कविता सरस होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। वीडियो जल्दी समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे। 34वां प्रश्न, भाषा की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है। ठीक है साथियों, जो पंक्ति थोड़ी सी लंबी थी, मैंने शॉर्टकट में समझाई है, तो अगर कोई हिस्सा जहाँ पर आ जाए पेपर में तो समझ जाइएगा। तो दोबारा से पंक्ति पढ़ता हूँ कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। यदि यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई देती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। तो साथियों, जो रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में मत दिया है, तो किसके बारे में दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में दिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मांगला प्रसाद पुरस्कार, जो मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो साथियों जामा पुस्तक के लिए मिला था। अभी होमवर्क के रूप में मैं आपको काम दे रहा हूँ। जामा रचना जो उनकी है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था? तो सीधा उत्तर लिखाएंगे आपको, नीरजा पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है साथियों, नीरजा पुस्तक के लिए उनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 37वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। 37वां प्रश्न है, किसे हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? चार ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। ऐसे हिंदी में साथियों ज़्यादा कवित्री आई नहीं है, अभी आ रही हैं, लेकिन पहले हुआ नहीं करती थी, वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। लेकिन जो भी कवित्रियाँ आई हैं साथियों, वो मतलब 10-10 पुरुष कवियों के ऊपर भारी पड़ी है। चाहे महादेवी वर्मा की बात कर लें, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर लें, और भी बहुत सारी हैं, मीराबाई की बात कर लें जब भक्ति काल था। ठीक है साथियों, तो हालांकि कुछ चुनिंदा ही स्त्रियां जो कामयाब हुई हैं हिंदी साहित्य में अपनी साहित्यिक योगदान के लिए। तो साथियों, महादेवी वर्मा को कहा जाता है किसे हिंदी का विशाल मंदिर वीणा पाणी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जब प्रश्न में था। 38वां प्रश्न है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं, यह विचार किसका है? साथियों जी आपको बता दूं, ये प्रश्न आया था, मैंने प्रश्न में उत्तर सही भी दिया था शायद, हाँ दिया था। ये प्रश्न साथियों आपको बता दूं कि ये प्रश्न आया था जून 2019 यूजीसी नेट की परीक्षा में। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है जी, जून 2019। तो ये प्रश्न छायावादी कहे जाने वाले कवियों में दोबारा से पढ़ देते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। तो ये किसके विचार हैं? ये रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं। ठीक है साथियों, अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने ये मत दिया है महादेवी वर्मा जी के बारे में। आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न है, महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है। इन्होंने छायावाद को पढ़ा ही नहीं, अनुभव किया है। तो साथियों ये किसके विचार हैं? ये तीन विकल्प जो नीचे दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त जी, तीनों ही गलत हैं। ये विचार साथियों दिया है नीचे विकल्प है, नागेंद्र का विचार है। ठीक है साथियों, ये आप उत्तर लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वां प्रश्न है साथियों आपके समक्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न में लेकर आए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, जब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इनके उत्तर विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रश्न लिखिए और सीधा उत्तर लिख डालिए। 40वें प्रश्न में पहुँच चुके हैं। कविता में महादेवी आज भी वही हैं। कविता में आना था साथियों, ये माफ़ करिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है टंकन में। तो कविता महादेवी
कविता में महादेवी आज भी वही हैं जहाँ कल थी, किंतु पंत जहाँ कल थे वहाँ से आज आगे की ओर बढ़ गए हैं। आज उन्होंने जुगवाणी दी, समाजवाद की बाइबल। जुगवाणी को समाजवाद की बाइबल भी कहा जाता है। समाजवाद मतलब समाजवाद सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद, साम्यवाद को सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद कहा गया। ठीक है साथियों, राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद कहा गया और दार्शनिक क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया और वही साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी में प्रगतिवाद कहा गया। तो जो मार्क्सवादी थ्योरी इसी तरह बांटी गई है आगे कई भागों में। तो साथियों समाजवाद की बाइबल कहा जाता है जुगवाणी को। ये भी आप याद रखिएगा कि पंत की पुस्तक है ये। तो दोबारा से पंक्ति पढ़ते हैं साथियों, बीच में थोड़ा सा मैं रुका हूँ, समझाना बहुत आवश्यक हो जाता है। कविता में महादेवी आज भी वही हैं जहाँ कल थी, किंतु पंत सुमित्रानंदन पंत जहाँ कल थे वहाँ से आज आगे की ओर बढ़ गए हैं। आज उन्होंने जुगवाणी दी, समाजवाद की बाइबल, महादेवी ने छायावाद की गीता दी है। ठीक है, महादेवी ने क्या दी? छायावाद की गीता, जिसको बोला जामा। यह विचार किसने दिया है साथियों? जी शांति प्रिय द्विवेदी जी का विचार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए आप इसको, मास्टर कैडर हो चाहे जूसी नेट, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों 41वां प्रश्न है, इसको सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा मध्यांश में। जी हाँ, 41वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अलोकित कर, मिलन का नाम मत लो, मैं बिरहे में चिर हूँ। तो साथियों ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा जी की है। अभी होमवर्क क्या है कि ये किस कविता या किस काव्य संग्रह या किस कविता में से ली गई है। ठीक है साथियों, ये हमें ज़रूर बताइएगा। कविता का नाम कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, आगे प्रश्न है 42वां प्रश्न, अज्ञेय का नाम कुट्टी चातन भी है, उनका यह नाम किस विधा में श्रेष्ठता के कारण पड़ा? तो साथियों ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, ललित निबंधकार के रूप में उनका नाम जो पड़ा था कुट्टी चातन। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन को अज्ञेय नाम किसने दिया? तो साथियों जनेंद्र ने दिया या प्रेमचंद ने दिया? साथियों जो दोनों ने ही दिया था, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। जनेंद्र को भी माने जाते हैं कि इन्होंने इनको नाम दिया जो अज्ञेय का। ठीक है, जो उपनाम है इनका अज्ञेय, इसी के नाम से आज जाने जाते हैं। पूरा नाम पढ़ने की बजाय लोग अज्ञेय ही बोलते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, 44वां प्रश्न है, अरे जाजावार रहेगा जाद और एक बूंद सहसा उछली आदि अज्ञेय की यह रचनाएं किस विधा की हैं? तो साथियों ये बता देते हैं, ये यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है साथियों, ये यात्रा वृत्तांत हैं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं 45वां प्रश्न। हम वीडियो अंत की ओर पहुंच रहे हैं, वीडियो क्या है समापन की ओर। तो 45वां प्रश्न, किसे वेदना की कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है? साथियों ये होमवर्क है आपको। ठीक है, इसका 45वें प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर आप स्वयं देने का प्रयत्न करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 46वां प्रश्न है साथियों आपके सामने। 46वां प्रश्न, महादेवी के किस काव्य संग्रह में वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है? इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी और काव्यानुवाद संकलित है। साथियों जो उत्तर बिल्कुल सही आएगा सप्तपर्णा। ठीक है, तो जो सप्तपर्णा काव्य ग्रंथ जो है उनका, उसमें माना जाता है कि इसमें वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांश हैं और इसमें ऋग्वेद के मंत्र भी हैं। ठीक है साथियों, ऋग्वेद जो पहला हमारा ग्रंथ है पूरे विश्व का भी माना जाता है पहला ग्रंथ। ठीक है, उसमें परमात्मा की स्तुति है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। क्षयी रोमांस का कवि, मतलब स्वच्छंदतावाद ऐसे भी बोल सकते हैं। क्षयी रोमांस का कवि और जनता का कवि किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इतना ज़्यादा अच्छा प्रश्न है कि आपको पता होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? ये किस काव्य पंक्ति है? जिस जे भी प्रश्न का उत्तर हरिवंश राय बच्चन ही आएगा। आगे चलते हैं साथियों, हरिवंश राय बच्चन को कौन पढ़ना पसंद नहीं करता? बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। इंग्लिश में पीएचडी थे, लेकिन देख लो कि हिंदी के लिए सौभाग्यशाली बात है कि हिंदी में आए।
49वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। किस महान कवि के देहांत के पश्चात उनके मृत शरीर का चित्र देखने पर बच्चन द्वारा लिखित कविता यह है? तो साथियों, तो आपको बता देता हूं कि श्री हरवंश राय बच्चन जी ने किस महान कवि की मृत्यु के शरीर के चित्र को जब देखा, और इतना दयनीय लग रहा था उनका मृत्यु को धारण कर चुका शरीर, जब उन्होंने उनकी मृत्यु धारण कर चुके शरीर को देखा, शव को देखा, तो ये कविता उन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी कि मरा मैंने गरुड़ देखा, गगन का अभिमान, धराशायी धूल धूसर मलान, मरण काले, कविता का नाम। तो साथियों, ये बता दूं कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मृत्यु पर उन्होंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, बड़ी शोक कविता है ये। आगे प्रश्न है साथियों, 50वां प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन की यह काव्य पंक्तियाँ किस काव्य कृतियों से हैं? किस काव्य कृति से हैं? ठीक है, कृतियों नहीं आएगा, एक ही काव्य कृति है, तो एक ही काव्य कृति से पूछी जाएंगी ना। तो 4 पंक्तियाँ हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो साथियों, ये निशान निमंत्रण की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 2 प्रश्न पूछूंगा इस प्रश्न से मैं। तो निशान निमंत्रण उत्तर है इस प्रश्न का, लेकिन 2 चट्टाने प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूँ कि 2 चट्टाने काव्य कृति पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, पुरस्कार कौन सा मिला, ये तो आप लिख लीजिए होमवर्क के रूप में। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला था 2 चट्टाने पुस्तक पर इनको? और साथियों, मधुशाला जो इनका काव्य संग्रह है, हालाबाद जो संग्रह है, उनमें 3 ग्रंथ आते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो हालाबाद कहा जाता है उस काव्य संग्रह को। 3 ग्रंथों को उसमें शामिल किया गया है हालांकि। लेकिन आपने जहाँ पर बताना है कि मधुशाला को इंग्लिश में किस नाम से रूपांतरण किया था, इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है, हरवंश राय बच्चन जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, बता रहा हूँ, तो किस नाम से इंग्लिश में इन्होंने मधुशाला लिखी, मतलब उसका शीर्षक क्या दिया? हिंदी में तो मधुशाला हो गई, तो इंग्लिश में इस पुस्तक का क्या नाम है? इंग्लिश में, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इंग्लिश में इस काव्य ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताने का प्रयत्न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपके ज्ञान के लिए कुछ भी हो सकता है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए अपने आप को। और हमारे चैनल पर वीडियोस और भी बहुत मुद्दों के ऊपर पड़ रही हैं, अभी डाल रहे हैं हम, तो वो भी देखते रहिए, ये भी देखते रहिए। ज्ञान तो सबसे पहला हिंदी साहित्य के लिए एक चैनल बनाया है, और इसके अतिरिक्त चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।